हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी विद वंदना अग्रवाल में आपका स्वागत है। तो आज हम अपनी भूगोल के चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हुए पहुंच गए हैं चैप्टर नंबर 4 पर, जिसका नाम है मानचित्र या मैप। कक्षा 6 की एनसीईआरटी की भूगोल में ये चैप्टर नंबर 4 है और यूपी बोर्ड की कक्षा 6 की हमारी पृथ्वी का ये चैप्टर नंबर 5 है। तो पिछले अध्याय में हमने ग्लोब के बारे में पढ़ लिया। ग्लोब से हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन कर सकते हैं, लेकिन जब हम किसी पृथ्वी के केवल एक भाग का अध्ययन करना चाहते हैं, जैसे किसी एक देश, राज्य, जिला, शहर या गांव का, तो फिर हमारे लिए क्या ज़्यादा उपयोगी होता है? मानचित्र। तो मानचित्र क्या है भाई मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। मानचित्र एक छोटे क्षेत्र को एवं कुछ तथ्यों को दर्शाता है, और जब बहुत सारे मानचित्रों को एक साथ रख दिया जाता है तो हम उसे कहते हैं एटलस। एटलस एक बुक होती है ना, जिसमें ढेर सारे मानचित्र होते हैं। मानचित्र से हमें ग्लोब की अपेक्षा ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है। अब बात उठती है कि मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं। तो मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं, जिसमें से पहला प्रकार है भौतिक मानचित्र। भौतिक मानचित्र होता है जिसमें प्रकृति की प्राकृतिक आकृतियों को दर्शाया जाता है, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, नदी, महासागर। इसको हम भौतिक मानचित्र कहते हैं। दूसरे टाइप का मानचित्र होता है राजनीतिक मानचित्र। इसमें हम राज्य, नगर, शहर और गांव और विश्व के विभिन्न देशों और राज्यों और उनकी सीमाओं को दर्शाते हैं। तो ऐसे मानचित्र कहलाते हैं राजनीतिक मानचित्र। और एक मानचित्र होता है जिसे हम कहते हैं थीमेटिक मानचित्र। ये कुछ विशेष जानकारियां प्रदान करते हैं, जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन या उद्योग आदि के वितरण को दर्शाने वाले मानचित्र। तो इस प्रकार के मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। इसमें जिस प्रकार की सूचना दी गई होती है, उसी के आधार पर उसका नामकरण कर दिया जाता है। अब बात करते हैं मानचित्र या मैप के कंपोनेंट्स की। कंपोनेंट्स यानी कि घटक। मानचित्र के कितने कंपोनेंट्स हैं या कितने घटक हैं? तो एक मानचित्र के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, दूरी, दिशा और प्रतीक। तो ये 3 होते हैं। सबसे पहले होता है दूरी या डिस्टेंस। दूरी में क्या होता है? मानचित्र में हम पूरे विश्व को या उसके एक भाग को छोटा करके कागज के एक पन्ने पर दर्शा देते हैं, लेकिन अब उसको जब हम छोटा करते हैं तो इस तरीके से छोटा करते हैं कि स्थानों के बीच की जो दूरी है वो वास्तविक रहे। जैसे मान लो एक स्थान से दूसरे स्थान की दूरी है 500 किलोमीटर, तो हम उसको मानचित्र तो इतना बड़ा नहीं होता कि हम उसमें 500 किलोमीटर की दूरी पर दिखा सकें। तो मान लो हमने उस पर दिखाया वो 5 सेंटीमीटर से, ठीक है, कि इन दोनों के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर बराबर 100 किलोमीटर, क्योंकि हम 5 सेंटीमीटर को 500 किलोमीटर दिखा रहे हैं, तो 1 सेंटीमीटर हमारा 100 किलोमीटर को दिखाता है। तो ये होती है दूरी। तो ये दूरी दिखाने के लिए हम क्या करते हैं? पैमाने का यूज़ करते हैं। तो जो पैमाना है वो वास्तविक दूरी और मानचित्र पर दी गई दूरी के बीच का अनुपात होता है, ठीक है। तो ये तो थी दूरी की बात। जब हम बड़े क्षेत्रफल वाले भागों को, बड़े क्षेत्रफल, महाद्वीप या देशों को कागज पर दिखाते हैं तो हम छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। जैसे 5 सेंटीमीटर पर 500 किलोमीटर दिखा दिया, इसको कहते हैं छोटे पैमाने वाला मानचित्र। लेकिन जब हम एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग को यानी किसी गांव या शहर को कागज पर दिखाते हैं तो हम बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम 500 मीटर की दूरी को 5 सेंटीमीटर से दिखाते हैं। तो क्या अंतर हुआ? इसको कहते हैं बड़े पैमाने वाला मानचित्र। तो दोनों में अंतर ये हुआ कि जब हम 5 सेंटीमीटर से 500 मीटर को दिखाते हैं तो हमारा पैमाना हो गया बड़ा, लेकिन जब हम 5 सेंटीमीटर से 500 किलोमीटर को दिखाते हैं तो हमारा पैमाना हो गया छोटा। तो इसी तरीके से हम इसको कहते हैं कि छोटे पैमाने वाला मानचित्र या फिर बड़े पैमाने वाला मानचित्र। अब देखो यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी दिया है। ये एक मानचित्र है, एक गाँव का मानचित्र है।
इसमें हमें ये बताया गया है कि यहाँ पर घर बने हुए हैं, शीला का, विकास का, करीम का। यहाँ पर फल का उद्यान है यानी बगीचा है। फिर यहाँ हम जाएंगे तो यहाँ एक विद्यालय है। हम इधर जाते हैं तो यहाँ से जाकर हम सामुदायिक केंद्र में जा सकते हैं और यहाँ पर एक खेलने का मैदान है। जबकि अगर हम यहाँ से सीधे जाएंगे तो यहाँ पर हैं दुकानें, ये दुकानें हैं और इधर है पोस्ट ऑफिस। तो ये एक मानचित्र है। यहाँ पर क्या दिखाएगा, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर। ठीक है। जो नेक्स्ट कंपोनेंट्स है मैप का वो क्या होता है, वो होती है दिशा या डायरेक्शन। इसमें हम क्या दिखाते हैं, जैसे कि आपने मानचित्र में देखा होगा तीर का निशान बना होता है जिसके ऊपर ऊ लिखा होता है यानी उत्तर। मानचित्र में कोई भी दिशा, जब हम किसी मानचित्र को देखते हैं तो कोई भी दिशा जो उत्तर की दिशा है वो हमेशा ऊपर की तरफ होती है और नीचे होती है दक्षिण दिशा। उसी तरीके से राइट हैंड की तरफ होती है हमारी पूर्व दिशा और लेफ्ट हैंड की तरफ होती है पश्चिम दिशा। तो इस तरीके से हम मानचित्र पर दिशाओं का अध्ययन कर सकते हैं। अच्छा, अब ये जो हमारी 4 दिशाएं हैं जिनको हम यहाँ भी देख सकते हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, इनके बीच में और दिशाओं का हम निर्धारण कर सकते हैं। जैसे उत्तर और पूर्व के बीच में हम उत्तर पूर्व दिशा, दक्षिण और पूर्व के बीच में दक्षिण पूर्व दिशा, दक्षिण और पश्चिम के बीच में दक्षिण पश्चिम और उत्तर और पश्चिम के बीच में उत्तर पश्चिम दिशा। तो इस तरीके से हम मेन दिशाओं के अलावा बाकी दिशाओं का भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि 4 प्रमुख दिशाएं कौन कौन सी हैं जो कोऑर्डिनल डायरेक्शंस हैं, वो हैं कौन कौन सी हमारी, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। और बीच की दिशाएं कौन सी हैं, उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम। तो इस प्रकार की इन दिशाओं की मदद से हम किसी भी स्थान की सही स्थिति का पता लगा सकते हैं। इतना क्लियर हुआ सबको। जो अब इसका तीसरा जो वो है कंपोनेंट्स, तीसरा कंपोनेंट्स क्या है, तीसरा कंपोनेंट्स है प्रतीक या सिंबल। हमारे इसका तीसरा कंपोनेंट्स है सिंबल यानी कि प्रतीक। अब इसका ये कैसे तीसरा प्रमुख घटक है कि हम अलग अलग आकृतियों को, जैसे कि भवन है, सड़क है, पुल, वृक्ष, रेल की पटरी या कुएं को तो हम दिखा नहीं सकते, तो हम उनके लिए कुछ निश्चित अक्षर, छायाओं, रंगों, चित्रों या रेखाओं का प्रयोग करते हैं। तो ये प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। इनसे इन प्रतीकों के इस्तेमाल के द्वारा मानचित्र को आसानी से बनाया जा सकता है। और ये जो प्रतीक होते हैं ना, ये सर्वमान्य होते हैं यानी कि इंटरनेशनल होते हैं। ये एक निश्चित कर दिए गए हैं कि इस चीज़ को हम इस प्रतीक के द्वारा दिखा सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कुछ सिंबल्स दिए हुए हैं, ये देखिए। जैसे रेलवे लाइन है तो बड़ी लाइन का ये सिंबल है, मीटर लाइन का ये है और रेलवे स्टेशन का ये है। सड़क में देखो ये पक्की सड़क और ये कच्ची सड़क। उसी तरीके से नदी को हम ऐसे दिखाएंगे तो पुल को हम ऐसे दिखाएंगे, मंदिर को हम ऐसे दिखाएंगे, मस्जिद को ऐसे दिखाएंगे। ये कुछ शब्द हैं, अक्षर हैं। जैसे पोस्ट ऑफिस के लिए PO, पोस्ट और टेलीग्राफ के लिए PTO, पुलिस स्टेशन के लिए PS। उसी तरीके से ये बस्ती होती है और ये कब्रिस्तान, ये घास होती है तो ये पेड़ होता है। तो ये कुछ सिंबल्स हैं जो कि ये इंटरनेशनल सिंबल हैं। ये इनकी भाषा जो है विश्वव्यापी होती है, इसको सभी आसानी से समझ लेते हैं। और इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं रूढ़ प्रतीक। रूढ़ प्रतीक यानी कि ये सभी जगह एक जैसे होते हैं और इनको सभी लोग मानते हैं। विभिन्न रंगों का भी प्रयोग किया जाता है इसमें। जैसे कि नीले रंग का प्रयोग हम करते हैं जलाशय के लिए यानी पानी दिखाने के लिए, भूरा रंग पर्वतों के लिए यूज होता है, पठारों के लिए पीला रंग और मैदानों के लिए हरा रंग। तो अब जब भी आप किसी मानचित्र को देखोगे तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि इसमें किस कलर से कौन सी चीज दिखाई गई है। तो ये तो थी मैप की बात। अब एक होता है रेखा चित्र। रेखा चित्र क्या है, रेखा चित्र एक आरेखण है जो पैमाने पर आधारित ना होकर याददाश्त पर आधारित होता है। यानी कि जैसे कि आप अपने किसी दोस्त के घर जाते हो तो वो आपको बताता है ना ऐसे कि भाई मेरा जो घर है वो ऐसे, इस सड़क से तुम ऐसे आओगे, फिर यहाँ मुड़ जाओगे, फिर वहाँ मुड़ जाओगे, उसके पीछे मेरा घर है। तो वो जो कच्चा आरेख बिना पैमाने की सहायता से बनाया गया वही रेखा चित्र होता है। वो क्या होता है, वो होता है रेखा चित्र। अब एक और चीज है, वो होता है खाका। खाका क्या होता है,
छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहा जाता है। यानी कि बहुत छोटा सा क्षेत्र है लेकिन उसको बड़े पैमाने पर खींचा गया है, तो उसको हम खाका कहते हैं। एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र से हमें बहुत सी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम कभी कभी जानना चाहते हैं, जैसे किसी कमरे की लंबाई चौड़ाई, जिसे मानचित्र में नहीं दिखाया जा सकता। उस समय हम लोग बड़े पैमाने वाला एक रेखा चित्र खींच सकते हैं जिसे खाका कहा जाता है। तो मुझे लगता है कि ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। मानचित्र किसे कहते हैं, मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं, कोऑर्डिनल डायरेक्शंस कौन कौन सी हैं, और मानचित्र के प्रमुख घटक कौन कौन से होते हैं, और कुछ सिंबल्स बताए गए हैं, उनको आपको पहचानना आना चाहिए। हाँ देखो क्वेश्चंस आ गए। 3 घटक हो गए, प्रधान दिग्बिंदु, पैमाना, ग्लोब की अपेक्षा मानचित्र अधिक सहायक है, मानचित्र और खाके के बीच अंतर बताना है, कौन सा मानचित्र विस्तृत जानकारी प्रदान करता है, और प्रतीक किस प्रकार मानचित्रों के अध्ययन में सहायक होते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ फिर से मिलेंगे, तब तक अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए।